बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 15 आप लोगों के सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट करना है। इस नए सेगमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इससे पहले वाले दो सेगमेंट्स के बारे में बता दूँ। सबसे पहले जो सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने अलजेब्राइक या ट्रांसडेंटल इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड्स को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, न्यूटन रफसन मेथड एंड सो ऑन। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स और आइटरेटिव मेथड्स को डिस्कस किया था। डायरेक्ट मेथड्स के अंदर हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड और क्राउड्स मेथड की बात की थी। आइटरेटिव मेथड्स के अंदर हमने जैकोबीज मेथड, गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो नया सेगमेंट स्टार्ट करना है इसका नाम है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने MTH 501 का कोर्स पढ़ा है उन लोगों को पता होगा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन आप में से जिन्होंने MTH 501 का कोर्स नहीं पढ़ा वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि हमने इस नए सेगमेंट को इंशाल्लाह जीरो से स्टार्ट करना है और आप सबको मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स के अंदर हम किस तरह से आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं MTH 501 की हैंडआउट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, जरा इसको हम देख लेते हैं। If A is an n cross n matrix, then a scalar lambda is called an eigenvalue of A if there is a non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x. ओके, अब मैं जरा आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के हवाले से यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत उसने एक्सप्लेनेशन दी है। ओके, अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसमें क्या लिखा हुआ है कि A अगर आपके पास कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स हो, ए आपके पास किसी भी ऑर्डर का कोई स्केयर मैट्रिक्स हो, तो फिर जो स्केलर लैम्डा है उसको हम इस स्केयर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू कहेंगे अगर आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स एग्जिस्ट करे सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इस केस में हम कहेंगे कि ये जो लैम्डा है इस स्केयर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है और ये जो x है वो इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। ओके, यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो x है ये कोई नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लैम्डा x जो है इसको आप लेफ्ट साइड पे अगर लेके आते हैं तो ax माइनस लैम्डा x विल बी इक्वल टू 0। आप दोनों में से x को कॉमन ले लें तो a माइनस लैम्डा इंटू एक्स which is equal to 0। अब आपके पास ये जो a है ये कोई स्केलर मैट्रिक्स है और लैम्डा आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई स्केलर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी मैट्रिक्स में से किसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें या इवन किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर को ऐड करें? ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम इस लैम्डा को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा इंटू आई। अब ये जो आई आपके पास है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 हो और बाकी ऑफ डायगोनल एंट्री 0 हो, वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? क्या ये 2x2 ऑर्डर का होगा, 3x3 का होगा, 4x4 का होगा, ये कितने ऑर्डर का होगा? आपके पास ये जो स्केलर मैट्रिक्स ए है, जितना ऑर्डर स्केलर मैट्रिक्स ए का होगा उतने ही ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लैम्डा जो कि कांस्टेंट नंबर है, एक स्केलर है, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर ए भी मैट्रिक्स है,
ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारा आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो फिर हम दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। ओके, अब a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम है। ओके, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1। ओके, अब ये आपके पास जो होमोजीनियस सिस्टम है, जो कि इक्वेशन 1 जिसको मैंने बोला है, इसमें अगर हम इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहें, जो कि एक नॉन जीरो वेक्टर है, ऑफ कोर्स एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो इस होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का ये मतलब है कि जिसमें x की वैल्यू सारी जीरो हो। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि x हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर है, तो मतलब ये जो इक्वेशन 1 है, जो कि एक होमोजीनियस सिस्टम है, इसकी कोई नॉन जीरो वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी नॉन जीरो वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर ये आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। अब में से वो स्टूडेंट जिन्होंने MTH 501 का कोर्स पढ़ा है, आपने वहां पर एक थ्योरम भी पढ़ा होगा कि किसी भी होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है अगर उस होमोजीनियस सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर a माइनस लेमडा आई, इस सारे को आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंसीडर करें इनटू x विच इज इक्वल टू 0, तो आपके पास इस होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर आपके पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। और ये वो इक्वेशन है स्टूडेंट जहाँ से हमें आइगन वैल्यू मिलेगी, जहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिलेगी। इसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। ओके, अब हमने जो MTH 501 के कोर्स में सेगमेंट को पढ़ा था, स्टार्ट में हमने ये देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जब आइगन वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो फिर आप उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं चाहूँगा कि आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूँ 501 के हैंडआउट से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं स्टूडेंट। ओके, ये लेक्चर नंबर 28 था जिसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई थी। लेक्चर नंबर 29 को भी मैं ओपन कर लेता हूँ स्टूडेंट। ओके, लेक्चर नंबर 29 था हमारे पास द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस लेक्चर के अंदर हमें उन्होंने डिटेल के साथ बताया है कि किस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करके आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये वही है जो मैंने आपको बताई थी। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a, आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है स्टूडेंट। इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स a है जिसका ऑर्डर 2x2 है। आपको ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। In order to find the eigenvalues of the given matrix, we must solve the matrix equation a minus lambda I into x is equal to 0। ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको बताई थी। अब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर a माइनस लेमडा आई, आपके पास ये जो कोफिशिएंट है a माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो, तभी इस होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले उसने a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बना लिया। ये आप देख लें, a मैट्रिक्स उसने पुट किया माइनस, अब ये जो लेमडा आपके पास स्केलर नंबर है, इसको आप 2x2 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल पे क्योंकि 1 1 होता है तो लेमडा मल्टीप्लाई होने के बाद लेमडा लेमडा हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया स्टूडेंट, ये a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स आपको मिल गया। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। आपने बेसिकली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। यहाँ से आपके पास स्टूडेंट जो है ना वो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। यहाँ से आपके पास लेमडा की वैल्यूज इजीली मिल जाएंगी। ये आपके पास आप देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, a माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसमें जब उसमें सारी वैल्यूज पुट किए तो यहाँ से हमें एक पोलिनोमियल इक्वेशन मिली है, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल इक्वेशन है। थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है, फोर्थ ऑर्डर भी, एंड सो ऑन। तो जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन आएगी और उसके रूट्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से आपके पास लेमडा की 2 वैल्यूज आई हैं, एक 3 है और एक -7 है। तो द आइगन वैल्यूज ऑफ a आर 3 एंड -7। इस तरह से आपने आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। इन आइगन वैल्यूज को यूज करके आप आइगन वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जाते।
अब जरा मैं 603 के हैंडआउट्स को ओपन कर देता हूँ स्टूडेंट। ये वो सारी डिस्कशन है जो मैंने आपको समझा दी है। तो जो वेल नोन मेथड है हमारे पास आइगन वैल्यूज फाइंड करने का, वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि आप किस तरह से इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी स्केलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस कोर्स के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। हमने यहाँ पर दो बड़े वेल नोन मेथड्स हैं। एक है हमारे पास पावर मेथड और दूसरा जैकोबीज मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ पावर मेथड की बात करेंगे और पावर मेथड को यूज करके हम किस तरह से आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं, इसी चीज को हमने डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, जरा इसको आप देख लें। We shall consider only real and real symmetric matrices and discuss power and Jacobi's method। वो कह रहे हैं कि हमने पावर और जैकोबीज मेथड के अंदर जो स्केलर मैट्रिक्स लेने हैं वो रियल होंगे और रियल सिमेट्रिक होंगे। आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और वो अपने ही इक्वल आ जाता है तो मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और रियल सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज रियल हो, ठीक है, और वो सिमेट्रिक भी हो, तो आपके पास वो रियल सिमेट्रिक बन जाएगा। ओके, अब जरा हम पावर मेथड को स्टार्ट कर लेते हैं। पावर मेथड का यहाँ पर थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करेंगे। टू कंप्यूट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द सिस्टम AX is equal to lambda x, where A is a real, symmetric or unsymmetric matrix, the power method is widely used in practice। ओके, मैंने आपको बताया था कि आइगन वैल्यू होती क्या है। जब भी आपके पास कोई स्केलर मैट्रिक्स A हो और स्केलर लैम्डा उस स्केलर मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू होगा अगर आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करे सच दैट AX is equal to lambda x हो। यहाँ पर यही इक्वेशन लिखी हुई है स्टूडेंट। यहाँ पर ये जो A है ये आपके पास रियल है, सिमेट्रिक है, या इसे आप अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पावर मेथड का प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर को हम विद द हेल्प ऑफ दीज 4 स्टेप्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पावर मेथड क्या कहता है कि स्टेप नंबर 1 में आपने एक इनिशियल वेक्टर चूज करना है जिसकी लार्जेस्ट एंट्री जो है वो 1 होना चाहिए। चूज द इनिशियल वेक्टर सच दैट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज यूनिटी, मतलब 1 होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपने, द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर v टू रेज पावर 0, मतलब जो आपने इनिशियली यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिया है, इज प्री मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स A। ये आपके पास जो स्टेप नंबर 1 में आपने एक इनिशियल वेक्टर लिया है उसको आपने A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसकी आइगन वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 3 में क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज अगेन नॉर्मलाइज्ड। अब आपके पास A को जब आप इस इनिशियल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसको आपने अगेन से नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का ये मतलब है कि उसकी लार्जेस्ट एंट्री आपने 1 लेके आनी है। वो 1 कैसे आएगी मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझा भी दूंगा। स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ आइट्रेशन इज कंटिन्यूड एंड द न्यू नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इज रिपीटेडली प्री मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स A until the required accuracy is obtained। At this point the results looks like, यहाँ पर आपके पास ये जो इक्वेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट। सबसे पहले आप यहाँ पर k की जगह पे 1 पुट कर दें। जब आप k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो u टू रेज पावर 1 हो जाएगा। मतलब ये जो ऊपर पावर में k लिखा हुआ है ये आइट्रेशन को शो कर रहा है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम एक ऐसी आइगन वैल्यू भी हम फाइंड करने जा रहे हैं जो कि लार्जेस्ट होगी, सही है। विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन हमने अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव करना है। k की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करें तो u टू रेज पावर 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इंटू v टू रेज पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू q इंटू 1 एंड v टू रेज पावर 1। अब यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 1 में क्या कहा था कि हमने इनिशियली एक ऐसा वेक्टर चूज करना है जिसकी लार्जेस्ट एंट्री 1 होनी चाहिए। इसको आपने स्टेप नंबर 2 में जाके A के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी आपने नॉर्मलाइज करना है और आपके पास ये जो Q1 है ये हमारे पास पहली आइगन वैल्यू है।
और ये v1 आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग पहला आइगन वेक्टर है। सही है। अब दोबारा से आपके पास ये जो v1 है इसको आपने यहाँ पर दोबारा से a के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो नया रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से आपने नॉर्मलाइज करना है, तो यहाँ से q2 आपको मिल जाएगा और यहाँ पे v2 आपको मिल जाएगा। अब ये आपके पास एक जनरल सा उसने हमें जो है ना वो स्ट्रक्चर बता दिया स्टूडेंट इसका। अब जरा हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट मॉडुलस एंड द एसोसिएटेड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स बाय पावर मेथड। आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ऑफ कोर्स इसका हम विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आइगन वैल्यूज की हम फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात नहीं करनी क्योंकि वो MTH 501 के कोर्स में डिस्कशन है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हमने पावर मेथड को और जैकोबीज मेथड को यूज करके स्केयर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं। ओके, इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो स्केयर मैट्रिक्स गिवन है वो एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्केयर मैट्रिक्स है। अब हमने इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पावर मेथड। तो पावर मेथड की जो प्रोसीजर था उसमें स्टेप नंबर 1 ये था कि आपने एक इनिशियल वेक्टर चूज करना है जिसकी लार्जेस्ट एंट्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो उन्होंने v0 चूज किया है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसका ट्रांसपोज लें तो ये कॉलम फॉर्म में भी आ जाएगा, 1 1 और 1, ये उसने खुद से चूज की है। मतलब ऐसा वेक्टर आपने चूज करना है जिसकी लार्जेस्ट एंट्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। कोई एक 1 होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसमें सारी 1 हो। तो यहाँ पर उसने जो हमारे पास एक इनिशियल वेक्टर लिया है उसकी लार्जेस्ट एंट्री 1 ही है स्टूडेंट। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि वो आपके पास जो जनरल फार्मूला था u टू रेज पावर k इज इक्वल टू a इंटू v टू रेज पावर k माइनस 1, इस फार्मूले के अंदर अगर आप k की जगह पे 1 पुट करें u टू रेज पावर 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू a इंटू वी टू रेज पावर 0 हो जाएगा। तो मतलब स्टेप नंबर 2 में आपने जाके इस इनिशियल वेक्टर को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, कि उसने यहाँ मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं u टू रेज पावर 1 इज इक्वल टू a इंटू वी नॉट, a मैट्रिक्स है, ये v नॉट जो हमने खुद सेलेक्ट किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको आपने नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का ये मतलब है कि इसकी जो सबसे बड़ी एंट्री है आपने उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एंट्री 14 है, तो जब 14 को कॉमन लूंगा तो 14 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। बाहर उसने 14 से मल्टीप्लाई कर लिया और अंदर यहाँ पर हर एक एंट्री को उसने 14 से डिवाइड कर लिया। तो 7 को 14 से डिवाइड करें तो 1/2 आ जाएगा, 12 को 14 से डिवाइड करें तो 6/7 आ जाएगा और 14 को 14 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर तभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो u टू रेज पावर 1 है ये किसके इक्वल आ गया, 14 इंटू दिस वेक्टर। और इसको हमने यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था, qk इंटू वी टू रेज पावर k। ओके, यहाँ पर आप k की जगह पे जब 1 आपने पुट किया था तो यहाँ पे q1 हो जाएगा और यहाँ पे v टू रेज पावर 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये 14 ये q1 है और ये आपके पास जो वेक्टर है ये आपके पास v1 है, जो उसने यहाँ पे लिख भी दी है। ओके, 14 हमारे पास पहली आइगन वैल्यू है स्टूडेंट। अब ये हमारे पास एग्जांपल के अंदर उसने कहा था कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आपने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पावर मेथड। ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू नहीं है। अब विद द हेल्प ऑफ आइट्रेशन इसको इम्प्रूव करते हैं। अब उसी फार्मूले को मैं दोबारा से लिखता हूँ, u टू रेज पावर k इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास a इंटू वी टू रेज पावर k माइनस 1 विच इज इक्वल टू qk इंटू वी टू रेज पावर k। अच्छा, अब आपके पास ये जो v1 आया है, आपने स्टेप नंबर 4 में क्या पढ़ा था कि उसको आपने दोबारा से a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर k की जगह पे आप 2 रख लिए तो u टू रेज पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे v टू रेज पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि a को उसने v1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास यहाँ पर एक नया वेक्टर आ गया। अब दोबारा से आपने इस नए वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का ये मतलब है कि आपने इस नए वेक्टर की जो लार्जेस्ट एंट्री है आपने उसको कॉमन लेना है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ उसने क्या किया। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे उसने ये जो 171/14 है ये लार्जेस्ट एंट्री है। आप ऐसा करें कि आप इन तीनों को पॉइंट फॉर्म में लिख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से लार्जेस्ट एंट्री कौन सी है।
तो 171/14 लार्जेस्ट एंट्री है, उसने इसको कॉमन लिया। आप 171/14 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12.2143 ही आएगा। तो आप बाहर मल्टीप्लाई कर दें और अंदर हर एक एंट्री को 171/14 से डिवाइड करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास Q2 है स्टूडेंट, और ये आपके पास V2 है। ओके, यहाँ पर उसने लिख भी दिए Q2 इंटू V2 रेज पावर 2। अब ये जो Q2 है ये आपके पास नेक्स्ट आइगन वैल्यू आ गई है, लेकिन ये भी हमारे पास लार्जेस्ट नहीं है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। अब ये जो V2 आया है स्टूडेंट, इसको दोबारा से आपने A के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे U2 रेज पावर 3 हो जाएगा। A को आपने V2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया है मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये आपके पास रिजल्ट आया है, और ये आपके पास जो रिजल्ट आया है इसमें से जो लार्जेस्ट एंट्री है वो 11.935672 है। इसको आप कॉमन लें तो आपके पास ये Q3 है और इंटू V3 आ गया। ये जो V3 है इसको दोबारा से आप एक के साथ मल्टीप्लाई करें। ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने ये 5वां आइट्रेशन की। 5वीं आइट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने क्या लिखा, after rounding up the largest eigenvalue and the corresponding eigenvector as accurate to 2 decimal are। आप जरा चौथी और 5वीं आइट्रेशन को देख लें। चौथी आइट्रेशन के अंदर 11.8636 आया है, ठीक है। हमारे पास Q4 मतलब जो Q4 की वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी है 11.8636, और ये आपके पास 5वीं आइट्रेशन में जाके जो आपके पास रिजल्ट आया है इसमें आपके पास जो Q5 है वो आपके पास 11.84178 आया है। तो ये तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं स्टूडेंट, तभी उसने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। आप छठी आइट्रेशन करें, 7वीं करें तो हो सकता है ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाए, ठीक है। तो लैम्डा की आपके पास ये लार्जेस्ट वैल्यू है, और यहाँ से आपके पास ये जो V4 और V5 है इनको भी आप देख लें। तो ये आपके पास ये जो V5 है ये आपके पास इस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। उसमें यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। राउंड ऑफ करने के बाद आप अपने कैलकुलेटर को 2 या 4 डिजिट तक पहले फिक्स कर लें, उसके बाद आपको राउंड ऑफ करने का इशू नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। पावर मेथड को यूज़ करके हम किस तरह से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आइट्रेशन हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 3 × 3 आर्डर का, और उसमें हमने फर्स्ट 3 आइट्रेशन करनी है पावर मेथड की। ओके, सबसे पहले तो हमें एक इनिशियल वेक्टर चूज करना है जिसकी लार्जेस्ट एंट्री यूनिटी होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो उसने लार्जेस्ट एंट्री चूज की है स्टूडेंट, आपके पास जो इनिशियल वेक्टर चूज किया है वो आपके पास ये वाला है, आप देख सकते हैं। इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी 1 1 और 1। ओके, अच्छा, इस हुआ उसने V2 रेज़ पावर 0 बोला है, इनिशियल वेक्टर बोला है। अब इसको उसने A के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया स्टूडेंट ये आपके पास U2 रेज़ पावर 1 है। अच्छा, इसकी लार्जेस्ट इंटू 10 है तो आप 10 को कॉमन ले लें। जब आप 10 को कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बाय 10 मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर हर एक टर्म को 10 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो आपके पास Q1 की वैल्यू 10 आ गई, और V2 रेज़ पावर 1 आपके पास जो वेक्टर आया है वो 1 -0.8 -0.2 आ गया। अब ये जो V2 रेज़ पावर 1 वेक्टर आया है इसको आप दोबारा से A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये उसने A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर जो आपके पास वेक्टर आया है वो ये वाला आ गया स्टूडेंट। इसमें जो हाईएस्ट एंट्री है वो 2.8 है, इसको आप कॉमन ले लें, ये उसने कॉमन लिए, और आपके पास कॉमन लेने के बाद अंदर वाले एंट्री को आपने 2.8 से डिवाइड करना है, तो आपके पास यहाँ से Q2 और V2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये Q2 है और ये V2 है। अब ये जो V2 है इसको दोबारा से एक साथ मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पे U2 रेज़ पावर 3 आ जाएगा, ये आपके पास एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से देखें कि लार्जेस्ट एंट्री कौन सी है। इसमें हमारे पास जो लार्जेस्ट एंट्री है वो 4.8574 है, इसको आप कॉमन ले लें तो उसने यहाँ पर इसको कॉमन लिया स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास नॉर्मलाइजिंग दिस वेक्टर हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी, और ये आपके पास आइगन वेक्टर आएगा। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट इस तरह से आपने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को फाइंड करना है बाय यूजिंग पावर मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग होगी है। तीसरी एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। तीसरी एग्जाम्पल में
हमने 3 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है पावर मेथड को यूज़ करके। हमने इस स्केयर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है इसकी हमने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर हमने इनिशियल वेक्टर जो लेना है उसने इसको x कह दिया, आप इसको v कह दें, x कह दें, एक ही बात है। x टू रेज पावर 0 हमारे पास जो है वो क्या है, -1, 2 और 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जब उसने पावर मेथड को यूज़ किया स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इनिशियल वेक्टर है वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, इसको इनिशियल वेक्टर को उसने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ से ये वेक्टर आ गया। इसको नॉर्मलाइज करें, इसमें हाईएस्ट एंट्री 8 है, 8 को कामल नहीं, उसने 8 को कामल लिया बाय, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से q1 8 है और x टू रेज पावर 1 आपके पास ये वेक्टर आ गया। अभी जो x टू रेज पावर 1 वेक्टर आया है इसको दोबारा से आप a के साथ मल्टीप्लाई करें, उसने यहाँ पे दोबारा से a के साथ मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इक्वल का साइन है तो उससे मिसिंग है यहाँ पे स्टूडेंट, इसको देख लें आप। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से जो रिजल्ट आया स्टूडेंट वो ये वाला वेक्टर आ गया, इसमें हाईएस्ट एंट्री 4.75 है, उसने इसको कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ से ये आपके पास नेक्स्ट आइगन वैल्यू आ गई और ये आपके पास नेक्स्ट आइगन वेक्टर आ गया। दोबारा से इस नेक्स्ट आइगन वेक्टर को आपके पास ये जो आइगन वेक्टर आया है इसको आप दोबारा से a के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो वेक्टर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। इसमें हाईएस्ट एंट्री 4.99998 है, इसको आप कॉमन लें तो आपके पास ये आइगन वैल्यू है, ये आइगन वेक्टर है। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नेक्स्ट आपके पास एक एक्सरसाइज है, फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बाय पावर मेथड आफ्टर 4th आइटरेशन स्टार्टिंग विद द इनिशियल वेक्टर v टू रेज पावर 0 इज इक्वल टू 0 0 1। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट आप ये खुद से कर सकते हैं, इसका यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको आप इस स्केयर मैट्रिक्स को लेते हुए आप ये ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ ये आपसे हो जाएगा। क्योंकि नीचे आपके पास थ्योरी गिवन है, ये आपके काम की नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ये आपके क्विज नंबर 2 पे एक क्वेश्चन भी बना हुआ था। पावर मेथड इज एप्लीकेबल इफ द अबव आइगन वैल्यू आर रियल एंड डिस्टिंक्ट and hence the corresponding eigenvectors are linearly independent। ये आपकी क्विज में आया हुआ था, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, बाकी आपके काम का नहीं है। तो इस तरह से हमने अपने इस लेक्चर नंबर 15 को कंप्लीट किया स्टूडेंट। इससे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जैकोबीज मेथड को डिस्कस करेंगे। जैकोबीज मेथड को यूज़ करके हम किस तरह से आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ये इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 16 में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।